हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आजकल आप देख रहे होंगे जो भी कैंडिडेट परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा अपना देते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जिन प्याजे से संबंधित इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कोलबर्ग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, वाइगोस्की से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। कौन से सिद्धांत हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, अगर ये जान गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। उसी के बारे में चर्चा करेंगे छोटे से वीडियो में, लेकिन पूरे पॉइंट को पकड़ते हुए, ताकि कम समय में पूरा आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखा जाए तो आपके सामने देखिएगा को 3 नाम लिखे गए हैं, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और इनका पूरा नाम है लेओ सिमनोविच वाइगोस्की। अगर बात किया जाए रहने वाले निवासी कहाँ के हैं, तो जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के, कोलबर्ग कहाँ के हैं या कोहलबर्ग अमेरिका के, और वाइगो तसाकी, ऐसे तसाकी लिखा है ना, तो समझिए रूस के। अगर इनको याद करना है को ये क से अमेरिका, पियाजे स्विट्जरलैंड, पियाजे स्विट्जरलैंड। अब या जो पियाजे हैं वो कहाँ के रहने वाले, स्विट्जरलैंड। पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड। अब पियाजे जो स्विट्जरलैंड लैंड के हैं, तो इनका स्विट्जरलैंड जो है, इनका निवास जो स्थान है से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इन्होंने अपना जो सिद्धांत का नाम दिया है वो इसी से मिलता जुलता दे दिया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जर ऐसे करके कहा जा रहा है, इसी तरह उन्होंने कहे संज्ञानात्मक। क्या कह दिया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा कोलबर्ग, तो कोल जो होता है, कोल समझिए कि काला, एक तरह से कोल कोयला काला मिलता जुलता है। अगर किसी का रंग काला हो तो उसको आदर हम कैसे देंगे, अगर आदर जनरल भाषा में आपसे पूछी कि आदर कैसे देंगे, ये तो काला है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके अंदर नैतिकता है तो जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, आप आदर करेंगे, नैतिकता है तभी। तो इनका सिद्धांत का क्या नाम है, नैतिक विकास का सिद्धांत। याद हो गया होगा पूरा अच्छे तरीके से। और एक हैं वाइगोस्की जी, सकी यानी समाज की। इन्होंने क्या किया, सकी यानी समाज की, वाइगोस्की मतलब सकी यानी समाज की। वैसे एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोलबर्ग की बात किया जाए या कोहलबर्ग की बात किया जाए, तो नैतिक विकास सिद्धांत के अलावा और भी इनके सिद्धांत थे, जैसे संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में, शारीरिक विकास के चरण के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण है वो नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में ही पूछा जाता है। जिन पियाजे का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण है वो पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत से भी पूछा जाता है, लेकिन उसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना देख लीजिए पहले। तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नाम स्पष्ट याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जब भी कहीं पे आप सामाजिक शब्द मिले, सांस्कृतिक शब्द मिले या भाषा शब्द मिले, तो किसको टिक करेंगे, किसको, तो ध्यान रखिएगा वो वाइगोस्की ही होंगे। यानी कहीं ऑप्शन में बीच में या क्वेश्चन में बीच में सामाजिक शब्द डाल दिया गया, उससे बच्चा सीखता है, ये करता है वो करता है, तो समझिए किससे संबंधित हो जाएगा, वो वाइगोस्की से ही संबंधित होगा। ये सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया, आखिर वजह क्या है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जब छोटा होता है फिर वो क्या होता है, बड़ा होता है। जनरल सी बात है, बच्चा जब छोटा था तो फिर क्या होगा, बड़ा होगा, जन्म लेगा बच्चा, उसके बाद बड़ा होगा। तो इस चीज़ को सभी ने ध्यानपूर्वक देखा। अच्छा, बच्चा 2 साल में इस तरीके से सीखा, फिर इसके बाद इस तरीके से सीखा, फिर इसके बाद इस तरीके से सीखा, उन्होंने समाज के साथ ये क्रिया किया, इसके बाद ये किया, फिर इसके बाद ये किया, इस तरीके से सीखा है इन्होंने। यानी जो बच्चा है वो इस तरीके से सीखते हैं। अब इस चीज़ को, इस विकास को उन्होंने ध्यान से देखा और अपने अपने सिद्धांत में उसे डाल दिया। ठीक है, अब उसी सिद्धांत का नाम इन्होंने रखा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो स्विट्जरलैंड के थे। और दूसरा जो कोलबर्ग हैं, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत रख दिया। और जो वाइगोस्की जी हैं, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत रख दिया। कभी कभी इसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने के लिए हम सबसे, अगर बात किया जाएगा, सबसे लास्ट वाले को पहले आपको याद करवा देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। अगर प्रश्न में कहीं भी या ऑप्शन में कहीं भी आपको मिल जाए देखने के लिए सामाजिक, अगर मिल जाए सांस्कृतिक, अगर मिल जाए भाषा, अगर मिल जाए जेड पी डी,
अगर मिल जाए स्कोफोल्डिंग, अगर मिल जाए एमको तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मिल जाए वो, तो क्या करना है, ये आपके सामने अभी 6 दिख रहे हैं, 6 को देख के केवल टिक करना है। कौन सा विकल्प जो है वाइगोस्की से संबंधित है, उसमें दे दिया जाए सामाजिक, और भी बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जैसे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, और इनमें से दोनों हो तो दोनों को टिक कर दीजिएगा, या केवल सामाजिक है किसी ऑप्शन में तो सामाजिक को टिक कर दीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, सामाजिक के साथ कौन जाते हैं, तो कौन जाएंगे, लेव वाइगोस्की ही जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न जो है वो फंस जाएगा, किस तरीके से, अगर वो दे दें, जैसे सामाजिक आपके कोलबर्ग यानी कोहलबर्ग में भी आता है, तो अगर इस तरीके का शब्द दे दे, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दिखाई दे रहा है आपको अंग्रेजी में भी, अगर ये दे दे तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये कोहलबर्ग से संबंधित है। यानी कोई सिद्धांत वगैरह से संबंधित, कुछ रूप वगैरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास वगैरह पूछते, ये किसका अवस्था है, तो ये अवस्था आपका किसका है, तो ये अवस्था जो है वो कोलबर्ग का अवस्था है। इसलिए हमने दोनों चीज़ आपको दिखा दिया, ताकि आप एग्जाम देने के बाद ये ना कहा कि सर सामाजिक हमने देखा था, अब पूछा था ये किसकी अवस्था है, तो वो कोलबर्ग का होगा, ना कि किसका होगा, वाइगोस्की का होगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी अवस्था वगैरह के बारे में इसमें नहीं कहा है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं आपका। अगर इसके अलावा कुछ भी सामाजिक लिखे उसे टिक करना है, अवस्था वगैरह के बारे में लिखेगा उसे टिक नहीं करना है, सांस्कृतिक लिखे टिक करना है, भाषा लिखे टिक करना है, क्योंकि इसी से वो देखते हैं कि बच्चे का जो शिक्षा ग्रहण करता है इसी से करता है, समाज में जाएगा, बातचीत करेगा उससे। जैसे हम लोग जनरल भाषा में भी देखते हैं कि अगर जैसा एटमॉस्फेयर मिला उसे, जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो बच्चे को हिंदी भाषा बोलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो क्या करता है, अर्जित कर लेता है। उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये सिद्धांत लाया कि बच्चा इसी तरह सीखता है, समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है, उसी तरह भाषा से सीखता है। तो ये सारी चीज़ है, तो सामाजिक मिले, सांस्कृतिक मिले, भाषा मिले, देख के टिक करना। एक शब्द आया था आपके सामने, जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म क्या है, को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में देखा जाए तो इसे कहा जाता है निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र निकटस्थ व समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, जैसे में इसमें और भी हमने शब्द लिखा है, उन शब्दों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे हम चर्चा भी कर लेंगे ताकि ये पॉइंट जो है वो खत्म हो जाए। एक होता है वास्तविक विकास। वास्तविक विकास किसे कहते हैं, मान लीजिए अभी आप जो कार्य बिना किसी की सहायता से कर लेते हैं, बिना किसी की सहायता से कर लेते हैं, उसे वास्तविक विकास के नाम से जाना जाता है। किस विकास के नाम से, वास्तविक विकास के नाम से जाना जाता है, कि बिना किसी सहायता से ये कार्य आराम से कर लेते हैं। हो सकता है कि कुछ बनाना हो उसे बना लें, चाहे हो सकता है अगर साइकिल चलाना सीख रहे हो तो हो सकता है कि बिना किसी की सहायता से आप साइकिल क्या करेंगे, उसको पकड़ के डुगराना सीख लिए होंगे, आराम से डुगरा के यहाँ से वहाँ तक लेके चले जाते होंगे, अगर साइकिल चलाना सीख रहा है कोई बच्चा तो ये हो गया उसका वास्तविक विकास, जो चलाना तो नहीं जानता लेकिन साइकिल को डुगराना आराम से जानता है, यानी साइकिल को पकड़ा आराम से लेके जहाँ जाना है वहाँ लेके जा सकता है, लेकिन बैठ के चलाना वो नहीं जानता है। तो वास्तविक विकास क्या कहा जाएगा, वास्तविक विकास ये कहा जाएगा कि वो डुगराने वाला, साइकिल पकड़ के से कहीं कहीं घुमाने वाला वो चीज़ जानता है, लेकिन बैठ के नहीं चला सकता है। तो बैठ के चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, उसको हम जब कहते हैं मतलब कोई सहायता करेगा तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको कहा जाता है संभाव विकास। क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ भी लिखा भी गया, उसे कहते हैं हम संभाव विकास। जब किसी सहायता से वो चीज़ हल कर लेता है, यानी कोई सहायता करेगा तो वो हल कर लेगा, या साइकिल चलाने के लिए कोई पीछे से पकड़ लेगा तो वो आराम से चला पाएगा, और थोड़ी देर छोड़ने के बाद आराम से सीख लेगा, एक दो बार प्रैक्टिस के बाद वो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, वो निश्चित रूप से वो हमेशा के लिए चलाना सीख जाएगा। तो वो चीज़ जो किसी की सहायता से वो सीख सकता है तो उसे कहते हैं हम लोग संभाव विकास, संभाव विकास। इतना क्लियर हो गया, यानी एक वास्तविक विकास हुआ जो वो खुद से कर सकता है, एक संभाव विकास हुआ जो किसी की सहायता से वो कर सकता है। इस बीच की दूरी को, यानी ये पूरे बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, मतलब इस स्थान से लेके इस स्थान की क्षेत्र को, दूरी मतलब क्या हो, इस दोनों
स्थान के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम जेडपीडी। इसी को क्या कहते हैं, जेडपीडी। क्लियर हो गया, इस दूरी को हम लोग कहते हैं जेडपीडी। ज़्यादा मत समझिए, इतना समझिए कि जब वास्तविक विकास और संभाव विकास, यानी जो संभावना है कि वो विकास हो जाएगा, उन दोनों के बीच की दूरी, बीच के क्षेत्र को हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ गए? आराम आराम से समझिएगा, सारा चीज़ हम समझा देंगे। तो ये हो गया आपका जेडपीडी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी वो समीप पहुंच गया जो विकास होने वाला है उसके। ठीक है, तो ये एक तो हो गया वास्तविक विकास। दूसरा हमने बताया था संभाव विकास, संभाव विकास। एक हो गया वास्तविक विकास, वास्तविक विकास। ठीक है, अब इन बीच की दूरी को हमने क्या कहा, जेडपीडी, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी उस क्षेत्र पे पहुंच सकता है जो संभावना है। अब यहाँ पे एक और शब्द आया है अगला, जो है आपका स्कैफोल्डिंग, पहाड़िया ढांचा। अगर ये 6 अभी तक ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 5 6 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, वो वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। जैसे वहाँ पे प्रश्न दे दे कि वास्तविक विकास और संभाव विकास के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी क्या कहते हैं, प्रश्न में पूछ दे क्या कहते हैं, तो नीचे में एक ऑप्शन दे देगा जेडपीडी कहते हैं, और दे देगा दंड कहते हैं, और दे देगा कि कुछ भी दे देगा, पूर्व शाब्दिक कहते हैं या संवेदना कहते हैं। इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ ही नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जेडपीडी पे टिक कर देना है। ठीक है, कौन सा विकल्प है जो सॉरी, ये इनका सिद्धांत का नाम, रूस के जो मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है आपका लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें एक सामाजिक हो, दूसरा रूढ़िवादिता हो, और आपका गति हो, और आपका कुछ और हो जैसे संवेदना वगैरह, चाहे कुछ और इसी से संबंधित विकल्प हो, तो उसमें सामाजिक को देख के टिक कर सकते हैं। कहने का मतलब वो पॉजिटिव वर्ड है, केवल देखना है, टिक करना है। बीच में भी वो सामाजिक शब्द मिल सकता है जिसे देख के टिक करना है। अब हमने आपको जेडपीडी पढ़ा दिया, अब पढ़ाते हैं स्कैफोल्डिंग। अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे एक ही नाम से जाना जाता है, वो है स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसे पहाड़ लिखा जा सकता है, मचान लिखा जा सकता है, ढांचा लिखा जा सकता है। ये होता क्या है, तो अभी हमने बताया आपको एक ही चीज़ कि ये जो है फर्स्ट वाला जो है वास्तविक विकास, और ये है दूसरा वाला जो संभाव विकास, इन दोनों के बीच में दूरी को तो हम कहते हैं, यानी जो क्षेत्र होता है उसे जेडपीडी कहते हैं, लेकिन किसी एमकेओ के सहायता से कोई सीढ़ी यहाँ पे लगा दे तो इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। इसीलिए इसको सीढ़ी, ढांचा, सीढ़ी मतलब क्या, एक मचान लगाने की बात कहा जाता है कि अगर यहाँ मचान लगा दें तो आराम से वो बच्चा सीख जाएगा। इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी अस्थायी रूप से सहायता कर दें बच्चे का, अस्थायी रूप से, जिससे साइकिल चलाना वो सीख रहा था, को पीछे से हमने क्या किया, थोड़ी देर पकड़ लिया, अस्थायी रूप से पकड़ा, क्योंकि आगे चल के हम छोड़ देंगे, वो आराम से चलाना सीख जाएगा। तो ये अस्थायी रूप से सहायता क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, या मतलब शुरुआती सहायता के नाम से भी जाना जाता है। यानी शुरुआत में हमने सहायता किया, यानी स्टार्टिंग में हमने पकड़ा, बाद में अपने खुद ही चलाना सीख गया, इसलिए इसे शुरुआती सहायता या अस्थायी रूप से सहायता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि अस्थायी रूप से कोई शिक्षक मदद करता है तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा निम्न में से विकल्प सही है, तो वहाँ पे ऑप्शन पहाड़ दे देगा, या ढांचा दे देगा, या मचान दे देगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो तुरंत अंग्रेजी में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा स्कैफोल्डिंग दिया है क्या, दिया होगा, टिक कीजिएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा। हमने कहा एमकेओ, यानी किसी एमकेओ की सहायता से वो होता है। एमकेओ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस चीज़ का नॉलेज हो, यानी पहले से वो साइकिल चलाना सीखा हो, या जानता हो, उस पहेली को जानता हो, इस प्रश्न के बारे में जानता हो, वो शिक्षक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई जो हेल्प कर रहा है, जो मदद कर रहा है, उसको कहते हैं, यानी अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, आंतरिक भाषा, संभाषण, निजी भाषा, व्यक्तिगत वार्ता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। जैसे ये शुरुआत जो होता है 3 वर्ष से होता है। इसमें होता क्या है, स्वयं से बात करना होता है।
क्या होता है, स्वयं से बात करना होता है या स्वयं को दिशा देना होता है। जैसे अगर कोई जूता है और उस जूता में फीता लगाना है, विभिन्न तरह के कलर वाले आपको फीते दे दिए जाएँ, मतलब छोटे बच्चे को फीते दे दिए जाएँ। अगर बच्चा खुद से बात करता हुआ कि ये इस कलर का है, इसमें ये वाला फीता चाहे ये कलर इसमें लगेगा, जो भी उससे संबंधित है वो ये लगेगा, यही इसमें सूट करेगा, चाहे यही इसमें होगा। अब खुद से वो बर्ता कर रही है, उस काम को कर रही है और खुद से बात भी कर रही है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी में इसे प्राइवेट स्पीच, हिंदी में इसे भाषा या संभाषण या निजी भाषण या व्यक्तिगत वार्ता के नाम से जाना जाता है। अगर वाइगोस्की के संदर्भ में देखा जाए तो इसे जो मतलब ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्पीच है, चाहे कोई बच्चा बात करता है तो क्यों बात करता है? तो स्वयं को दिशा देने के लिए बात करता है। किस लिए करता है? स्वयं को दिशा देने के लिए करता है, ठीक है? और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक इसी बात को अगर फर्स्ट वाले यानी जीन पियाजे के संदर्भ में देखा जाए, तो जीन पियाजे इसको ईगोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से कहते हैं? आत्म केंद्रिता के नाम से कहते हैं। अगर कोई बच्चा अपने कार्य को दिशा देने के लिए बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, याद रखिएगा स्वयं से बात करता है, किसी और से नहीं। यानी ये कलर नहीं, ये कलर लगा देंगे, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लगेगा इसमें, तो ये बन जाएगा, चाहे ठीक हो जाएगा। तो ये स्वयं से जो बात करता है जो बच्चा, तो पियाजे इसको गलत मानते हैं और उसे ईगोसेंट्रिक अंग्रेजी में नहीं तो आत्म केंद्रित वगैरह शब्द इसके लिए कहे जाते हैं। क्लियर हो गया? पियाजे कहते हैं ये। और ये क्या कहते हैं? इसको दिशा देने का कार्य करते हैं, यानी लेव वाइगोस्की इसको दिशा देने के लिए कार्य करते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से। ये क्या होता है? स्वयं से बात करना होता है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? को मान लीजिए कि ये स्वयं से बात करता है, इसका उपयोग क्या है? ये सारे पूछा जाए तो वो आत्मनियमन के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए, आत्म निर्देशन के लिए किया जाता है। निर्देशन मिल जाए, नियमन मिल जाए, मूल्यांकन मिल जाए, समझिए कि यही ऑप्शन सही होगा। स्वयं नियमन के नाम से भी जाना जाता है। स्वनियमन के नाम से भी ये जाना जाता है। आत्मनियमन मिले या स्वनियमन मिले, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आता है प्रश्न वाइगोस्की से संबंधित, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? तो प्रश्न पूछना, सारांश, स्पष्टीकरण, पूर्वावलोकन, ये शिक्षक छात्र के बीच में पारस्परिक शिक्षण होता है। इसको देखना, जैसे जब जो भी चीज़ें ना एक दूसरे से मिल के जो किया हुआ क्वेश्चन मिले, तो समझ जाइए वो किससे संबंधित है, वो समाज से संबंधित हो जाएगा। समाज कैसे बना है? एक परिवार, देखिए सबसे पहले एक बच्चा आता है तो अपने परिवार के साथ आता है, परिवार से समुदाय बनता है, यानी कुछ लोग पड़ोसी वगैरह इकट्ठा होकर समुदाय बनाते हैं, समुदाय और बड़ा होता है, यानी बड़ा होते जाता है तो वो सारी चीज़ समाज हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, फिर गांव बनता है, राज्य बनता है, इसी तरह बहुत बड़ा होते जाता है। पूरा उसी को लेके, यानी छोटे से चीज़ को बड़ा वगैरह करते हुए, तो जब भी रिलेशन वगैरह की चर्चा हो, जब भी 2 3 4 5 ग्रुपिंग वगैरह की चर्चा हो, तो समझ जाइएगा पारस्परिक शिक्षण वगैरह किसका होगा? इन्हीं का होगा। किनका? लेव वाइगोत्स्की का। सहयोगी शिक्षण किसका है? जाहिर सी बात है सहयोगी के साथ एक दूसरे से बातचीत वगैरह करके होगा, कोई ये भी किसका है? वाइगोत्स्की का ही है। तो छात्र का ग्रुप आपस में मदद करके सीखना, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। कुछ और पॉइंट है यहीं पे क्लियर कर देते हैं। जैसे वास्तविक विकास के बारे में, बिना किसी सहायता से कार्य करने को वास्तविक विकास कहते हैं। समीपस्थ विकास किसे कहते हैं? को किसी से एमको से सहायता लेता है, वो संभाव विकास किसे कहते हैं? तो जब किसी की सहायता से हल कर लेता है तो उसे संभाव विकास कहते हैं। इसके बाद भाषा और चिंतन के बारे में अलग अलग बातें कहा गया है, लेकिन वाइगोत्स्की के द्वारा कुछ और कहा गया, पियाजे के द्वारा कुछ और कहा गया है। तो अगर वाइगोत्स्की के संदर्भ में देखा जाए तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा और चिंतन अलग अलग हैं, लेकिन साथ साथ चलते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ये किसका कहना है? तो ये कहना है आपके वाइगोत्स्की जी का। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो एक और पॉइंट है कि भाषा पहले आता है, बाद में विचार आता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। लेकिन पियाजे के संदर्भ में देखा जाए तो पियाजे ने इसे कहा है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आता है। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि पियाजे कहते हैं 4-4, पियाजे कहते हैं 4-4, 4-4 मतलब विचार,
पियाजे कहते हैं चार चार, वाइगोस्की कहते हैं बोलोना, वाइगोस्की कहते हैं बोलोना। यानी जो भाषा, भाषा मीन्स क्या होता है बोलना, भाषा पहले आता है, विचार बाद में आता है। ये किसका है? ये है आपका वाइगोस्की का। पियाजे कहते हैं चार चार, यानी पियाजे यानी विचार पहले और भाषा बाद में। किसका? पियाजे का। पियाजे का है चार चार, याद हो गया। आगे है सामाजिक भाषा यानी सोशल स्पीच, दूसरों के साथ अंतःक्रिया होता है जो 2 से 7 वर्ष में होता है। किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। अगर निगेटिव पॉइंट की बात किया जाए तो अगर इसमें क्या होगा जिसे काटना होगा कि ज्ञान का निर्माण या खोज स्वयं करता है, तो ये किसके संदर्भ में हो जाएगा? पियाजे के संदर्भ में हो जाएगा। इसीलिए स्वयं वगैरह, खोज वगैरह की बात जब भी चर्चा हो तो वो पियाजे के संदर्भ में होता है। दूसरा परिपक्वता वगैरह सब पियाजे। आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, ये सारे चाहे अंग्रेजी में जो लिखा गया ये सारे ईगोसेंट्रिक वगैरह, तो ये सारे किसके वर्ड हैं? तो ये सारे वर्ड हैं आपके पियाजे के। क्लियर हो गया? इन्हीं दोनों में डिफरेंसेस किया जाता है और ये पूछे जाते हैं। तो अब ये खत्म हो गए, एक मनोवैज्ञानिक खत्म। अब लॉरेंस कोहलबर्ग पे चले आते हैं। इनका जो है नैतिक विकास के सिद्धांत है, ये कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे, फलस्वरूप 3 स्तर और 6 अवस्था बने। इसमें कहानी क्या सुनाते हैं? कहानी मैं छोटा सा सुना देता हूँ आपको। कोहलबर्ग की 1958 की सबसे अच्छी ज्ञात कहानियों में देखा जाए तो एक कहानी है हिंस नामक व्यक्ति की। वो कहानी क्या है? तो हिंज या किसी किसी बुक में हेनस मिल जाएगा कि पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। यानी हिंज या हेनस की जो पत्नी थी वो विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा जो एक रसायनज्ञ यानी फार्मासिस्ट द्वारा बनाया गया है, उससे इसे यानी पत्नी को बचाया जा सकता है। एक स्थानीय रसायनज्ञ द्वारा दवा की खोज की गई थी। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। और हिंज ने उस मतलब जो भी चीज़ें कुछ खरीदने के लिए सख्त कोशिश की, यानी पहले बहुत कोशिश किया कि वो दवा उसे मिल जाए, लेकिन रसायनज्ञ दवा बनाने के जितना दवा बनाने में जो पैसा लगा था उसके 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। यह हिंज की तुलना में बहुत अधिक था। हिंज केवल उसकी लागत ही चुका सकता था। परिवार और दोस्तों से मदद मांगा, लेकिन सारा चीज़ देख हो के इससे मांगा उससे मांगा, लास्ट में उसके पास आधे ही पैसे उसके पास आए। उन्होंने रसायनज्ञ को समझाया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, सारा चीज़ किया कि देखो मेरी पत्नी मर जाएगी, क्या दवा सस्ती हो सकती है? दे दो दवा, मर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बाद में बाकी जो भी पैसा होगा वो मैं चुका दूंगा। लेकिन रसायनज्ञ ने क्या किया? इनकार कर दिया, ना ना ना, हम तुमको नहीं देंगे, पैसा लाओ लेके जाओ, कोई इसमें ये नहीं। तो उन्होंने मतलब जो रसायनज्ञ ने कहा कि मैं दवा खोज किया हूँ और ये इसलिए खोज किया हूँ कि पैसा मैं कमाऊँगा, इसलिए मैंने खोजा है, वो पैसा लाओ तभी मैं दूंगा। अब वो क्या था कि क्या करे कि उसकी पत्नी बच जाए, पूरा परेशान था कि अपनी पत्नी को, मतलब पति जो उसका था जो हेनस था, अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था। इसलिए उस रात बाद में केमिस्ट की दुकान को तोड़ लिया, दवा चुराने के लिए घुस गया और दवा चुरा ली। अब ये था पूरा स्टोरी कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को बचाया। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसको करना चाहिए, यानी उसको दवा चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है तो छोटा बच्चा हो सकता है कहेगा ये कि छोटे बच्चे से पूछेगा, हो सकता है ना ना उसे नहीं चोरी करना चाहिए, अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, सज़ा देगी, वो जेल चला जाएगा, इस तरह का उत्तर देगा, कुछ भी उत्तर दे सकता है। तो ये जो है मतलब ये जो सोच है बच्चे का, इस पे निर्भर करता है। तो वही प्रश्न पूछते थे, फलस्वरूप उन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्था बने। 3 स्तर कौन कौन है? वैसे नाम बहुत सारे हैं इसके। प्राक रूढ़िगत स्तर, अब देखिए प्राक के जगह कभी पूर्व शब्द दे देगा, और दूसरा रूढ़िगत जो शब्द है ना, कभी भी देखिएगा ना कि दो शब्दों का मेल से ही बनता है। एक होता है प्राक और दूसरा जो होगा रूढ़िगत होगा। चाहे इसके जगह पे कोई और शब्द दे देगा तो उसे घबराइएगा नहीं कि ये क्या लिख दिया है, क्या नहीं लिखा गया है। रूढ़िगत हो सकता है, पारंपरिक हो सकता है, औपचारिक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ दे सकता है। अंग्रेजी में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसे घबराइएगा नहीं। यहाँ पे आगे में प्री शब्द अंग्रेजी में लिखा होगा। क्या शब्द लिखा होगा? प्री, PRE, या पूर्व लिखा होगा। पूर्व वाला हो गया फर्स्ट, उत्तर वाला जो होता है वो लास्ट होता है।
उत्तर वाला जो होता है लास्ट। अब बीच वाले में ना पूर्व होगा ना उत्तर होगा, ना पूर्व होगा ना उत्तर होगा। जैसे पहला हो गया प्राक रूढ़िगत, तो बीच वाला होगा रूढ़िगत और लास्ट वाला उत्तर रूढ़िगत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तीन जो इसके स्तर है, तीनों स्तर आपको याद हो गए होंगे। पहले में प्री होगा यानी पूर्व होगा या प्राक होगा, रूढ़िगत लिखा है रूढ़िगत, परंपरागत लिखा गया है परंपरागत, औपचारिक वगैरह जो भी लिखा है वो पहले हो जाएगा। अब इसके बाद दो वाला जो होगा ना वो रूढ़िगत ही होगा। क्या होगा? रूढ़िगत ही होगा, यानी प्री शब्द हट जाएगा। चलिए आएगा, आगे दिखाएंगे। को इन्होंने प्रत्येक जो इनका प्रत्येक स्तर था वो 4 अवस्थाओं में बांटे गए थे। तो चारों को हम एक एक करके देखेंगे। 4 नहीं, टोटल 6 अवस्था हो गए, यानी प्रत्येक स्तर में 2 अवस्था। तो पहला प्राक रूढ़िगत स्तर में देखा जाए तो 2 अवस्था कौन कौन से हैं? को पहला जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था और बच्चे ने जवाब दिया था कि उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चा यहाँ डर जाता है। किससे? जो भी नियम कानून कायदे बने हुए सारे चीज़ से डर जाता है। जैसे मैं होमवर्क, जैसे आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको क्या किया जाता होगा? स्कूल भेजा जाता होगा, आप डर से नहीं जाते होंगे। निश्चित छोटा बच्चा जब होता है बहुत मुश्किल से स्कूल जाता होगा। आप अपने बच्चे को देखिएगा, ये कुछ इधर उधर से नहीं दिया है इन्होंने जो भी समाज है ना उसी से उठा के इन्होंने रखा है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग का है। छोटे बच्चे को उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो डांट सुनेगा, वो पिटाएगा। नहीं 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 सर बहुत मारते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता। आप भी ये गलती किए होंगे को कुछ नहीं करना है। पहला जो अवस्था है यही है, पहला स्तर का पहला अवस्था यही है और उसका नाम है दंड एवं आज्ञाकारिता, उन्मुखता, अभिमुखता। दंड परिवर्तन इसके नाम से जानते हैं और ये है उसका ये पनिशमेंट वगैरह आ जाएगा। कुछ देखना है, टिक करना है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यानी जो आज्ञा मानता हो। जैसे आप कह दें उसे कि ये बना के लेके आना है तो बना के लेके जाएगा, यहाँ बैठना है तो बैठेगा, यहाँ उठना है तो उठेगा। अभी छोटे बच्चे को देखिएगा तो ये कार्य वो करते हैं। उम्र सीमा की भी बात करें 4 से ये 10 वर्ष तक रहता है। इन्होंने 4 वर्ष से स्टार्ट किया, 4 से 10 वर्ष। वैसे उम्र सीमा के बारे में प्रत्येक बुक में थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है। फिलहाल पहला हमने समझा दिया। दूसरा क्या होता है, छोटे बच्चे को देखिएगा, इस अवस्था में क्या होता है ना, विनिमय करता है। जैसे में कहता है कि जैसे में कहता है कि बाबू वो सामान लेते आओ। कौन सा सामान? अच्छा ये सामान, टॉफ़ी दीजिएगा ना, तभी लाएंगे, नहीं कर नहीं लाएंगे। कहता है ना, आप भी कहते होंगे जब छोटे होंगे तो निश्चित रूप से कहते होंगे कि ये कर ले। जैसे होमवर्क ही बनाना हो, नहीं नहीं होमवर्क नहीं बनाएंगे, टॉफ़ी मिलेगा तभी हम तब तो कहेगा ठीक है होमवर्क बना लेकिन टॉफ़ी चाहिए हमको, वो वाला टॉफ़ी चाहिए। कहते होंगे निश्चित रूप से बचपना में यही होता है। तो इसको भी उन्होंने डाल दिया और इसी स्तर पे डाला है। और दूसरा अवस्था है ये व्यक्तिगता विनिमय, इसको कहते हैं व्यक्तिगता विनिमय। अंग्रेजी में देख लीजिए, ये होता क्या है? आदान प्रदान करना। प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि कोई बच्ची है और कहती है कि आज आप अपना लंच साझा करो। क्यों? तो आज आप अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए तुमको, क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना लंच साझा किया था। यानी आज तुमको करना चाहिए लंच साझा, क्योंकि कल हमने लंच आपको खिलाया था। लंच आज लड़की लेके आई नहीं है कहीं कि हम कल तुमको खिलाए थे, आज हमको नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? कल खिलाए थे ना तुमको टॉफ़ी, आज हमको टॉफ़ी नहीं दोगे अपने में से? तो वो देगा। तो ये जब अवस्था आएगी तो कौन सा होगा? विनिमय हो रहा है, यानी आदान प्रदान हो रहा है कि तुम लो हम ले, तुम लो हम लो, यानी पहले तुम भी खाओ हम भी खाएं। ये होता है आदान प्रदान को। ये दूसरा अवस्था उन्होंने डाला। इसके बाद एक और आता है रूढ़िगत स्तर, यानी दूसरा स्तर इन्होंने। जाहिर सी बात है बच्चा बढ़ गया है, 10 से 13 साल का हो गया है, हम भी बढ़ गए। छोटा सा उम्र में तो ये सीखा आपने, थोड़ा सा बढ़ गए आप। तो इसमें क्या होता है ना, दूसरे जो होते हैं वो कार्य की स्वीकृति देते हैं, यानी अपने मन से नहीं, दूसरे के मन से वो उस कार्य को करते हैं, वो दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। और इसमें एक और चीज़ बढ़ जाता है, नैतिक तकड़ना विकसित होता है। नैतिक तकड़ना विकसित होता है। अब बच्चा बढ़ गया होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक अच्छा गुण आ जाता है। क्या अच्छा गुण आ जाता है? कि वो खुद को अच्छा दिखाने लगता है। खुद को क्या करता है? अच्छा दिखाने लगता है कि हम अच्छे हैं। देखिएगा आप जब 10 साल 11 साल का बच्चा हो जाता है तो खुद को साबित करता है कि हम अच्छे हैं। ईमानदारी वगैरह गुण उसके अंदर आ जाता है ताकि वो लोग उसको अच्छा कहें। जो समाज है
समाज तो नहीं, मतलब जो भी आस-पास के लोग हैं, जो भी सारे लोग हैं, तो वो गुण उसमें आ जाता है कि हाँ, लोग जो भी उसको देखे, अरे! उनका लड़का है ना, बड़ा अच्छा है। अब ये भावना उसके अंदर आ जाती है। यानी उसके अंदर जैसे कहते हैं ना अहम की भावना आ जाती है, कि वो भी थोड़ा-सा सोचता है कि लोग मुझे अच्छा कहें। अब देखिए इस पे कैसे होता है, तो जो अब अच्छाई की बात होने लगी, उसी के लिए एक क्या किया इन्होंने, अवस्था डाल दिया। वो अवस्था का नाम भी इसी पे डिपेंड है, उत्तम, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उपमुक्ता। उत्तम, अच्छा लड़का या अच्छी उपमुक्ता। ये है क्या कि गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये होता क्या है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता-पिता आप पर गर्व करेंगे। यदि आप ईमानदार हैं, यानी आपको ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार होते हैं तो आपके माता-पिता आप पर गर्व करेंगे। याद रखिएगा, माता-पिता आप पे क्या करेंगे? गर्व करेंगे। यानी आप अच्छा बनिएगा तो निश्चित रूप से सभी अच्छा कहेंगे। कहने का मतलब यही है, आप अच्छा बनिएगा तो सभी आपको अच्छा कहेंगे और माता-पिता इस पे क्या करेंगे? गर्व करेंगे, फूले नहीं समाएँगे, मेरा बच्चा तो ईमानदार है, ये है, वो है। तो ये गुण उसके अंदर आ जाता है। ये गुण भी आपके अंदर उस समय आया होगा। नहीं, 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 ये हमको काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, चोरी हमको नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? मेरे माता-पिता का नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारे जब गुण आते हैं, कब आते हैं? जब वो अच्छा बनना चाहता है। याद रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछिएगा ना, तो उसमें देखिएगा क्या अच्छा बनने वाला तो नहीं है। अच्छा बनने वाला अच्छे वाले के साथ चले जाइएगा, तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ से लेके आएँगे? वहीं से लेके आते हैं। अब इसके बाद एक और इन्होंने अवस्था दिया इसी में, कानून और अधिकार संरक्षण की अभिमुखता। कानून और अधिकार संरक्षण की अभिमुखता। इसमें क्या है, तो कानून और अधिकार में विश्वास करते हैं। कानून और अधिकार में बच्चे जो होते हैं विश्वास करते हैं। जैसे कोई शिक्षिका है और शिक्षिका ने कहा कि जो भी आपके सामने जो हमने टास्क दिया है, जो भी बनाने के लिए दिया गया है, जो भी प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है, वो सभी के अनुसार है, सभी के ज्ञान के अनुसार है, सभी के संज्ञानात्मक स्तर के हैं, सभी के अनुसार हैं। प्लीज़ क्या मत कीजिएगा कि सभी विद्यार्थी बिना किसी सहायता से अपनी कार्य को पूरा करें। बिना किसी सहायता लिए अपनी कार्य को पूरा करें। तो ये क्या है? अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली उसको मार के, पीट के, नहीं हम आपको पीट देंगे, नहीं हम आपको मार देंगे, नहीं हमको ये कर देंगे, नहीं इसका प्रभाव पड़ेगा कि आप इसमें करते हैं तो आपके माता-पिता अच्छे हो जाएँगे। ये बात नहीं है। जो भी यहाँ पे बात है वो है कानून और अधिकार संरक्षण की। यानी जो भी उसका कानून है, जो भी अधिकार है, अब बच्चे क्या होते हैं ना, उसको मानने लगते हैं, स्वयं से मानेंगे। अगर वो चाहें तो बगल में चाहे इधर-उधर नकल मार ही लेंगे। लेकिन उस समय क्या होता है कि नहीं, नहीं दिखाना है, हम अपना बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। तो ये जब गुण आ जाएगा तो समझिए वो चौथे अवस्था पे पहुंच गए हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी बिना किसी सहायता से अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि बिना किसी की सहायता से, यानी थोड़ा सा कानून को देखते हुए, बिना किसी रोक टोक के, यानी आपको सजा मिलेगी, आपको जेल हो जाएगी, इन सारे चीज़ों से अलग हटते हुए वो ऑप्शन दिखे आपको कि नियम कानून उसमें है जिसे हमें फॉलो करना है, पालन करना है, तो वो आप इसके साथ जाएंगे चौथे नंबर के साथ। इसके बाद आता है उत्तर रूढ़िगत स्तर, यानी ये हो गया लास्ट वाला इनका। ये होता है 13 से अधिक को, ये विवेकपूर्ण करना होता है। अब थोड़ा सा विवेक आ जाएगा, यानी रूल हमने देखा, अब रूल का जो भी व्यवहार है, मानव के व्यवहार है, उससे हम तुलना करना सीख जाएंगे इसमें, और उसके बाद रूल तोड़ भी देंगे अगर वो मानवीय हित के अनुसार नहीं हो तो। मानवीय हित के अनुसार नहीं हो तो उसे तोड़ेंगे भी। देखिए जैसे में, अब देखिए इसका था, ध्यान से पढ़िएगा, कानून और अधिकार का। तो कानून और अधिकार से हम आगे बढ़े, अब सामाजिक अनुबंध पे चले गए। किस पे? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास पे। पांचवा जो होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास पे, यानी अब हम समाज में प्रवेश कर लिए। यहाँ पे क्या होता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से, यानी जो भी समाज का प्रणाली है इसको सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्या होता है कि सामाजिक जो भी रूल रेगुलेशन है उसको अगर हम सक्रियता पूर्वक बनाए रखते हैं तो इससे क्या होता है, धनात्मक मानवीय संबंध, जो धनात्मक है, जो
पॉजिटिव है मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। जो भी सामाजिक वर्ग है वो सुरक्षित रहता है, इसलिए जो भी समाज के रूल है, रेगुलेशन है, उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई नहीं है कि आप उस नियम को तोड़ें या नहीं तोड़ें, फिर भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, अगर आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है ना, वहाँ पे देखेंगे तो लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप हो सकता है कि चप्पल खोल के चले जाएँ, या कुछ ऐसे होते हैं मंदिर, जैसे मंदिर छोड़ दीजिए, घर का तो कुछ लोग नियम तोड़ भी मंदिर क्या करते हैं, चप्पल खोल के अंदर चले जाते हैं। अगर आप चप्पल प्रवेश करके भी आप किसी के घर में प्रवेश कर जाए, चाहे कुछ कर जाए, तो थोड़ा-सा अटपटा लोगों को लगेगा, लेकिन आप मतलब ये करना नहीं चाहेंगे, मंदिर वगैरह में जाना नहीं चाहेंगे। ये कोई रूल नहीं है कि इससे आपको जेल हो जाएगी, आपको कोई पटक के मारेगा या आपको कोई बुरा कहेगा, चाहे ये होगा, वो होगा, थोड़ा-सा उन्हें ये होगा। लेकिन वो क्या होता है ना, आप उस रूल को, जो समाज के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, उसको आप फॉलो करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल छोटा-सा हमने दिया है। यहाँ पे कि मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, यहाँ पे डिपेंड है। वो कुछ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया आपको समझने के लिए। कोई इस पे डिपेंड हो जाता है, मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ठीक है? जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि चाहे छोड़िए, वो अलग हो जाएगा मानवीय संबंध वगैरह। फिर हिंदू मुस्लिम के बारे में एग्ज़ाम्पल हम दे रहे थे कि वो चलते हैं कि उसमें भी आप भाग ले लेते हैं, तो ये एक मानवीय संबंध बनाने के लिए होता है। अब हम आते हैं रूल तोड़ने के विषय में। जैसे लास्ट जब स्टेज में गया बच्चा, पहले पूरा तो कोशिश किया कि हमको दवा दे दो, लेकिन मानवीय हित को देखते हुए, सारे चीज़ों को देखते हुए रूल तोड़ा वो पूरा चीज़ का। नहीं दे रहा, को हम चोरी करेंगे। चोरी करने में क्या करेंगे? हम उसका दुकान तोड़ के लूट लेंगे। दुकान तोड़ के लूट लेंगे, यानी रात में दुकान का, केमिस्ट का तोड़ दिया दुकान और चुराने के लिए घुस गया और दवा चुरा लिया। ऐसा नहीं कि पूरा दुकानिया लूट लेंगे, ये नहीं सोचा था, देखो चोरी हो जाएगा। तो वो क्या किया, रूल तोड़ा, ताकि इसलिए कि मेरी पत्नी बच सके। यही कंसेप्ट ये समझाना चाहते हैं। लास्ट स्टेज में यही होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत सही कर लीजिएगा। अभी मुख्यतः होता है यूनिवर्सल, जब आ जाएगा यूनिवर्सल जो होता है लास्ट वाला होता है, जो सामाजिक कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। जैसे हम इस सरकार को हम नहीं देंगे इनकम टैक्स, नहीं देंगे, ये कोई भी कार्य मतलब मानव हित के लिए नहीं करता है, हम लोगों के लिए ये नहीं करता है, इसको हम इनकम टैक्स नहीं देंगे। इस तरह पूछता है प्रश्न, तो इसमें जा सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक और मनोवैज्ञानिक बच जाते हैं, वो है जीन पियाजे। बहुत बेहतरीन सा जीन पियाजे के बारे में जानना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, बहुत तेजी से चलेंगे और हमको लग रहा है कि आसानी पूर्ण विश्वास है कि तीनों सिद्धांत आज खत्म हो जाएंगे। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक होता है सेंसरी मोटर, जिसे इंद्रजनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो होता है वो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके और भी अलग अलग नाम हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जैसे मैं आपसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कि कौन इंद्रजमित गमक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था से संबंधित है। इसका उम्र सीमा भी पूछा जा सकता है। तो इसका उम्र सीमा है, जब बच्चा जब छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में आता है, इसी को सेंसरी मोटर कहते हैं। अब आप क्या कीजिए, दिमाग लगाइए छोटे बच्चे पे, कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है छोटे बच्चे पे कि छोटा बच्चा क्या कहता है। कोई छोटा बच्चा देखिएगा कि वो कैसे चलता है, तो वो घुटने के बल चलता है, यानी पैर ऐसे कर लेता है, चलता है, यानी पेशी वगैरह की सहायता से, हाथ पैर की सहायता से, हाथ और पैर दोनों की सहायता से वो चलता है छोटा बच्चा, इसीलिए इसे पेशी अवस्था कहते हैं। सेंसरी मोटर या ज्ञानेंद्रिय या इंद्रजनित क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो भी चीज़ें उसे नॉलेज आता है कि वो दिमाग से नहीं, सारी चीज़ें ना ज्ञानेंद्रियों से, जैसे किसी चीज़ को मुंह में डाल लिया, चख के बता देगा, हाँ वाह वाह वाह, टेढ़ा तीखा, मतलब अपने शब्दों में कहेगा तीखा है। ऐसे उसको मिर्चा के बारे में ज्ञान नहीं है, खाया तो उसको पता चल गया। को जो भी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, देख के, चाहे छू के, चख के, जो भी चीज़ें हैं, उसी से वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए इसे इंद्र जनित गामक संवेदी पेशीय अवस्था, संवेद करके संवेदी पेशीय अवस्था, पेशी से चलता है, सेंसरी मोटर अवस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष के बच्चे क्या क्या करते हैं उसी के बारे में पूछा जाएगा। एक तो सहज क्रिया करते हैं, विलंबित अनुकरण करते हैं, यानी देखने के बाद महत्वपूर्ण पॉइंटों की नकल करेंगे। जैसे कोई बच्चा कोई और बड़ा आदमी बोल रहा है, बोलो
सीता तो सीता, पूजा हो रहा है, घंटी घंटी बज रहा है, वो भी देख के घंटी बजाएगा। चाहे जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो जय जय करने के लिए जैसे ताली बजा के ऐसे जय 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 करने के लिए कहा जा रहा है, बच्चे ताली बजाता है, कुछ जिस तरीके का होता है उस तरह का नकल करता है। वर्तुल प्रतिक्रिया करता है, केवल याद करते जाइए। शारीरिक रूप से गति, ये होता है इसी में, याद कर लीजिए लोगों, रिएक्शन जो होता है। इसके बाद मुंह में डालना पकड़ना, यानी शारीरिक रूप से गति करता है, कुछ भी चीज़ें देख लेगा ना उठा के मुंह में डाल लेगा, ये होता है छोटे बच्चे में जन्म से 2 वर्ष में, ये चीज़ आपने देखा होगा। इंद्रियों से संवेदना से सीखना, हमने पहले ही बता दिया, इसीलिए तो कहा जाता है। गतियों की पुनरावृत्ति करते हैं, जो भी गति है उसका पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे आप चलिएगा वैसे भी चल के देखा, और बाबा जैसे चल रहे हैं वैसे ही नकल करके ऐसे दोनों कुटुक कुटुक करके चलेगा। अब इसके बाद पूर्व शाब्दिक होता है, इसमें 2 जो है बहुत बेहतरीन से हैं, वो पूछे जाते हैं, वैसे तो और भी पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं 1-2, इसमें 2 जो हैं वो निश्चित रूप से याद कर लीजिए। पूर्व शाब्दिक भी याद कर लीजिएगा, यानी शब्दों को बोलने से पहले का ये अवस्था है पूर्व शाब्दिक। अब यहाँ पे 2 जो है हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो होता है वस्तु वास्तविक, यानी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या कीजिए, वस्तु स्थापित क्या होता है, वस्तु मीन्स वस्तु, कोई भी वस्तु, स्थापित तो मीन्स क्या होता है, दिमाग में वो फिट बैठे जाना कि हाँ ये वस्तु था। जैसे आप मोबाइल लिए हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है और आप ऐसे मोबाइल लिए हैं, उसके बाद कहते हैं ये लेग गई मोबाइल, ऐसे करके कहते हैं ना, मतलब ऐसे कहते हैं बुई लेके के गया, चाहे चिड़िया लेके गई, कोई लेके गया, अब उसके बाद छुपा देते हैं, तो उसके बाद भी उसके दिमाग में रहता है कि मोबाइल है, मोबाइल था, तो वो दिमाग में रहता है, यानी वस्तु का स्थापित उसमें है, मोबाइल मोबाइल कहेगा बाद में भी, तो ये उसके दिमाग में वो वस्तु बना हुआ है। ठीक है। दूसरा लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। अब कोई चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, कोई चीज़ है वहाँ पे रखा हुआ, उसी लक्ष्य के ऊपर बढ़ेगा, चाहे वो गिरे चाहे पड़े, उसी की तरफ, वो इधर उधर ध्यान नहीं दे पाता है। याद रखिएगा कि दोनों शब्द अगर दिया जाए, दोनों यानी वर्ड दिया जाए, वस्तु स्थापित दिया जाए, लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता दिया जाए, अंग्रेजी में देख लीजिए नाम कुछ और भी दिया जा सकता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिया जाए, तो वो किस में आएगा, तो फर्स्ट वाले में आएगा। क्लियर हो गया। चलिए, छोटे बच्चे में यही होता है। अब इससे थोड़ा बच्चे को बढ़ा लेते हैं, अपनी उम्र सीमा थोड़ा बढ़ा लीजिए, अपनी उम्र सीमा कीजिए 2 से 7 वर्ष। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहले वाले को शस्यावस्था के नाम से भी जाना जाएगा। आपसे मैं पूछूं कि शस्यावस्था का उम्र सीमा क्या है, यानी उम्र काल क्या है उसका, तो आप क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में। जन्म से 2 वर्ष, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं जन्म से 2 वर्ष के बाद 2 से 7 वर्ष जो होता है उसे हम कहते हैं प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये स्टेज देख लीजिए इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक शब्द जो है जो बार बार पूछा जाता है वो है क्या, सिंबॉलिक। अंग्रेजी में सिंबॉलिक, हिंदी में प्रतीकात्मक खेल या प्रतीकात्मक विचार। विचार मीन्स होता थॉट, खेल में होता प्ले। तो ये सिंबॉलिक शब्द मिलेगा तो वो दूसरे के साथ जाना है। सिंबॉलिक 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 याद कर लीजिए, सिंबॉलिक मतलब दूसरा, दूसरा मतलब क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसके साथ जाएगा, सिंबॉलिक के साथ जाएगा। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक याद हो गया बाबू, सिंबॉलिक याद हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब ये प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक विचार जो है, अंतःप्रज्ञात्मक विचार, यानी 4 से 7 वर्ष, जैसे पूछा जाए आकाश का रंग नीला क्यों है, अब इस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं को अंतःप्रज्ञात्मक विचार के नाम से जाना जाता है। कि ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, देख के टिक करना है किसमें जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सिंबॉलिक शब्द मिलेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मौखिक भाषा का विचार, विचारों की अनु उत्क्रमणीयता होगा। अनु देखिए, एक होता है उत्क्रमणीयता, यानी वो क्या कर ले, एक होता है रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, इस उम्र में इरिवर्सिबिलिटी होता है, यानी वो ये बता सकता है कि घर से स्कूल की जो दूरी है, घर से जो स्कूल की दूरी है इतना किलोमीटर है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है स्कूल से घर की दूरी कितना है, ये उसे पता नहीं होता है। वो बता देगा कि हाँ जो घर से स्कूल की दूरी है इतना है किलोमीटर, चाहे इतना जो भी दूरी है वो बता देगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि स्कूल से घर की इतनी दूरी है। यानी किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता है, किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता है, वो पलट के नहीं बता सकता है, पलटावी उसके अंदर नहीं आता है इस उम्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है स्टार्टिंग हो जाता है दूसरे के दृष्टिकोण के समझने की योग्यता, ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति आ जाती है। कमियां इसमें क्या क्या होता है, कमी या सीमा, तो ये केंद्रीकरण हो जाता है। केंद्रीकरण क्या होता है, जैसे अभी शिक्षक बहाली का प्रक्रिया सेंट्रलाइज होने जा रहा है, बार बार पूछा जाए सेंट्रलाइज सर क्या है। सेंट्रलाइज ये चीज़ है कि किसी एक बिंदु पे फोकस करना,
किसी एक जगह फॉर्म अप्लाई करना। पहले क्या होता था कि विकेंद्रण होता था, यानी प्रत्येक जगह आप फॉर्म को अप्लाई करते थे, इसको हम कहते हैं विकेंद्रण, यानी प्रत्येक विशेषता को देखना विकेंद्रण हो गया, और सिर्फ एक जगह अप्लाई करना, किसी एक बिंदु पे देखना, ये हो गया आपका केंद्रीकरण। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैं आपके सामने एक लंबा सा गिलास रख देता हूं और एक चौड़ा सा, ये चौड़ा समझ जाइए, चौड़ा सा गिलास रख देता हूं, ये चौड़ा है और ये लंबा है, ठीक है। अब इसमें दोनों में सेम पानी रख दूं, सेम पानी रख दूं, लेकिन वो कहेगा ये जो बड़का गिलासवा है ना, यही गिलास में हम पानी पिएंगे, इस छोटका में नहीं पिएंगे, इसमें कम है, इसमें क्या है, कम है, इसमें मलाई भर के दे दीजिए, दूध वाला मलाई वाला, कहेगा इसी को हम पिएंगे, इसको हम नहीं पिएंगे, बहुत कम है, ये हमको नहीं चाहिए, उठा के फेंक देंगे हम। क्योंकि उम्र सीमा कितना है बाबू, 2 से 7 वर्ष है ना, उठा के क्या करेगा, कहेगा फेंक देंगे, हमको नहीं चाहिए। आप भी कहते होंगे कि सर सर नहीं, जो भी मम्मी पापा होंगे उनसे ना कहेंगे, छोटे बच्चे दे तो, कि हम ये नहीं पिएंगे, ये नहीं पिएंगे, हाउ पिएंगे, हाउ बड़का दो, हमको बड़का दो, नहीं कि झगड़ा कर लेंगे। तो आप बड़के के पीछे भागते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं केंद्रीकरण। क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। एक ही चीज का आप इसमें देख पा रहे हैं, एक ही चीज क्या देख पा रहे हैं, ये चीज आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये लंबा है, एक ही विशेषता आप देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें एक ही विशेषता आप देख पा रहे हैं। इरिवर्सिबिलिटी हमने बता दी, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दोनों में अंतर है। रिवर्सिबिलिटी मान लीजिए इसमें देखना और रिवर्सिबिलिटी, मान लीजिए 2 गिलास है, अब इसमें रिवर्सिबिलिटी देखना हो तो कैसे देखेंगे, एक ही पानी होना चाहिए, 2 पानी नहीं होना चाहिए। उसी के सामने इसे उलट के दिखाए, फिर इसमें से इसमें उलट के दिखाए, तो भी वो समझ नहीं पाए, तो समझिए इरिवर्सिबिलिटी है। लेकिन दोनों में पानी हम सेम रखे हुए हैं, फिर भी दे रहे हैं, तो वो एक विशेषता के कारण कर रहा है कि नहीं नहीं लंबा वाला हमको चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग संरक्षण नहीं होता है बच्चे में, इस स्तर पे संरक्षण नहीं होता है। संरक्षण भी इसी को कहते हैं, यानी जो भी बाहर से दिखाई दे रहा है वो अगर बदल भी जाए फिर भी भौतिक गुण उसके अंदर ही होता है। ये गुण बच्चे में, संरक्षण का गुण दूसरी जो अवस्था होता है उसमें नहीं पाया जाता है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में नहीं पाया जाता, वो बड़के के पीछे भागेगा। क्लियर हो गया। और अहम केंद्रवाद भी इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, अहम केंद्रवाद हमने बता दिया है। अब इसके बाद चलते हैं 3 नंबर, ठोस मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, जैसे पलटावी का गुण आ जाएगा, अलट पलट के सारा चीज़ कर लेगा, वो बता देगा कि इधर से हम गए, रिवर्सिबिलिटी वगैरह सब चीज़ आएगा, इधर से गए कि इतना किलोमीटर, अरे वही दूरी तो पूछ रहे हैं, आप पूछे ना। अब जैसे आप पूछ लीजिए, ये बताओ घर से स्कूल की दूरी कितना किलोमीटर, तो कह दिया बच्चा 3 किलोमीटर। अगर आप फिर पूछ दिए ना, अब देखिए इसका उम्र सीमा बढ़ गया, 7 से 11 साल का हो गया, अब फिर पूछ दिए ना, ये बताओ कि स्कूल से घर की दूरी कितना है, तो कहेगा हमको क्या समझते हैं, बकलोल समझते हैं क्या, हम सब जानते हैं, अरे 3 किलोमीटर वो होगा का 3 किलोमीटर ये भी होगा। तो समझ गए ना, अभी तीखा बोलना स्टार्ट कर दिए, यानी वो कितना हो गया, 7 से बड़ा हो गया है, अब बोल देगा। यानी पहले था शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष, फिर गया पूर्व बाल्यावस्था, तो वो हो गया आपका 2 से 7 वर्ष, अब हो गया उत्तर बाल्यावस्था, यानी 7 से 11 वर्ष में। अब बोलेगा कि हम समझ रहे हैं, तो आप भी समझ जाइए कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है। तो चलिए, ये हो गया आपका, तो पलटावी का गुण आ गया, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ गया, संरक्षण का गुण आ गया। संरक्षण का गुण वही, ये वाला देखा, ये वाला, और ये चौड़ा वाला छोटा बना दिए इसको, चौड़ा वाला ये देख लिया। अब देख लेगा कि नहीं नहीं दोनों में तो बराबर, कोई दे दो, 2 पी लेते हैं, दोनों में बराबर है। इन एक से अधिक विशेषताओं पे ध्यान देने लगता है। अब देखिए यहाँ लिखा भी हमने, पलटावी का गुण आ जाता है, विभिन्न विशेषताओं पे ध्यान देने लगता है। इसके अतिरिक्त मूर्त ठोस प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से आज पूछा भी गया था कि जो मूर्त या ठोस ऐसे करके कि वस्तुओं पे जो संक्रियाएं करते हैं या मानसिक संक्रिया करते हैं, इस तरह का प्रश्न था कि किस में करते हैं, ठोस वस्तुएं या मूर्त वस्तुएं। तो समझिए मूर्त ठोस शब्द मिला तो इसी के साथ जाएंगे, किसके साथ, तो इसके साथ, ठीक है, ठोस मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था के साथ ही जाएंगे। अंग्रेजी में नाम देख लीजिए, मूर्त ठोस इसी को कहते हैं। जब भी ऑप्शन में दे मूर्त या ठोस तो समझिए इसी के साथ जाएंगे। अंग्रेजी में ये दे देगा और हिंदी में कुछ भी नाम दे सकता है, और लेकिन ऑप्शन वगैरह में या क्वेश्चन वगैरह मूर्त ठोस घुसा देगा, जिसके कारण आपको नहीं समझ में आए। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तुएं आपके सामने हैं, ठोस रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, सभी चीज़ें एक ही है, उसके आधार पर मानसिक संक्रियाएं करना।
3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय आ जाता है, संरक्षण का आ जाता है, संधारण का आ जाता है, संबंध आ जाता है और वर्गीकरण भी जोड़ लीजिए। अधिक क्रमबद्ध हो जाते हैं इसमें, लंबाई या भार घटते या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं, कक्षा समावेशन हो जाता है, सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाता है। कमी क्या होता है कि अमूर्त रूप से चिंतन नहीं कर सकते हैं। कमी यही है कि अमूर्त रूप, क्योंकि अमूर्त वाला पेड़ तो है नहीं, मूर्त वाला पेड़। मूर्त और अमूर्त है क्या, ये भी समझा देते हैं। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त जो होता है, मूर्त मीन्स होता है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामान रखा हुआ है। अच्छा, ये बाल्टी है, ओके ओके, तो ये बाल्टी जो रखा गया, ये मूर्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, तो ये हो गया मूर्त। अगर हम उसी बाल्टी को कहीं पाकिस्तान में रख दें, चाहे कहीं बांग्लादेश में रख दें, चाहे घर के बाहर कहीं रख दें, यानी आपके सामने मौजूद नहीं है, फिर भी उस बाल्टी का, उस व्यक्ति का, उस इंसान का, किसी का भी जिसके बारे में जिक्र करें, वो इंसान वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ कर रहे हैं, तो समझिए वो अमूर्त रूप से क्रिया कर रहे हैं। यानी उसके बारे में हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये ऐसे था, तो ऐसे था, ओके ओके, तो ये अमूर्त रूप से हो गया। तो ये गुण इसमें नहीं आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया है, बीजगणितीय समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण अथवा आवश्यक चरण की जो बात होता है वो, अथवा पृथ्वी के अक्षांश या देशांतर रेखाओं की कल्पना करना। जाहिर सी बात तो नहीं है सामने, तो जाहिर सी बात ये किसका हो जाएगा, अमूर्त वाले में जाना होगा। पलटावी, अब थोड़ा थोड़ा किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, पलटावी क्या है। ये गुण तीसरी अवस्था में आता है। बच्चे बदलाव को अंतिम और प्रारंभिक चरण या मानसिक रूप से सोच सकते हैं। जैसे 2 गुणे 2 4 होता है, 4/2 बराबर 2 होता है, ये गुण आ जाएगा। संरक्षण के बारे में, संरक्षण वाले में पूछ देगा कि निम्न में से कौन पियाजे के संरक्षण से संबंधित है, ये बताइए। ऑप्शन दे देगा, संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में, ये देगा अभिप्राय के बाद वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने और समझने की क्षमता से है। और ये भी दे देगा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। या ये दे देगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। तो ये सारे जो है संरक्षण से संबंधित है। ये क्या कर रहे हो, सब चीज़ वही है, भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति में क्या हुआ, ऐसे बनावट था और ऐसे बनावट था। अब दोनों का जो बाहरी आकृति क्या है, बदल गया है, लेकिन भौतिक जो उसके अंदर का भौतिक गुण है वो सेम है, यानी इतना इसमें भी था, इतना इसमें भी था। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट है, लास्ट वाला को कहते हैं अमूर्त औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अमूर्त औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ये 11 से एबव होता है, वयस्क अवस्था पे जा सकता है। इसमें जो शब्द हैं उसे याद कर लीजिए। विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है। विकेंद्रण का पूर्णतः विकास कब होता है, तो इसी अवस्था में होता है, अमूर्त वाले में। अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। अभी तक मूर्त देख रहे थे, अब अमूर्त, यानी जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा बता सकता है, क्योंकि 11 से एबव हो गया, बड़ा हो गया। इसके साथ ही ये जो शब्द है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन वगैरह या परिकल्पित निगनात्मक तर्क वगैरह, अंग्रेजी में ये देख लीजिएगा, अंग्रेजी में यही सेम टू सेम लिखता है, पूछ देगा ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका अमूर्त वाले से। ये दे दे साध्यात्मक या अमूर्त या प्रतिज्ञप्ति चिंतन वगैरह के बारे में दे दे, तो ये सब किससे संबंधित है, तो ये सारे अमूर्त से संबंधित है, केवल देख के याद कर लीजिए। इसके बाद स्कीम्स के बारे में चर्चा कर ले। स्कीम्स किसे कहा जाता है, कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर डालना, स्पीड देना, सभी अपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ, यह संगठित पैटर्न ही स्कीम्स कहा जाता है। इसके बाद बात किया जाए स्कीमा, मानसिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, अर्थात स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसकी सामान्यीकरण किया जा सके, यानी ये अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके हैं। इसके बाद आए अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने को जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन करते हैं। जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार वो क्या करता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है वातावरण के साथ। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया है, एक होता है आत्मसातकरण करना, दूसरा समायोजन। ये पूछता ही है, आत्मसातकरण या समावेशन पूछता ही है, तो अंग्रेजी में एसिमिलेशन होता है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसे सदृशीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, जब बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व में सीखी हुई क्रियाओं का, जो भी पूर्व में सीखा हुआ क्रियाओं का सहारा लेता है, तो आत्मसातकरण कहलाता है। जो भी पूर्व में जो सीखा हुआ है उसका सहायता लेता है, सातकरण कहलाता है। या
प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करता है। याद रखिएगा, नवीन जानकारी में संशोधन करे तो समावेशन होगा। नवीन जो भी नया सीख रहा उसमें संशोधन करेगा तो क्या हो जाएगा, समावेशन कहलाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना भी क्या होता है आपका, समावेशन। वेशन याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है, समायोजन याद कर लीजिए, बाकी सब ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। समायोजन योजन मीन्स क्या हो गया, एक योजना, यानी जो भी आपने सीखा था उसमें कुछ चेंज आपने किया तो समायोजन हो जाएगा। जो भी आपके अंदर समाया हुआ था उसको आपने चेंज किया। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो करता क्या है, 4 टांगों वाले बिल्ली को देख लिया, अब 4 टांगों वाले चूहा को भी देखेगा ना तो वो कहेगा बिल्ली। छोटा सा बच्चा है मेरे घर पे, वो जब भी देखता है चूहा को ना कहता है बिल्ली। क्या कहता है, चूहा को कहता है बिल्ली। छोटा बच्चा है तो ये क्या है, छोटा बच्चा वो चीज कहे, बिल्ली कहे चूहे को, और उसके बाद हम जब उसको बताया कि नहीं देखो ये नहीं है, ऐसे ऐसे है, ये चूहा कहलाता है, तो उसने क्या किया, ये चूहा कहलाता है। तो उसने क्या किया, तो जो भी अपने वर्तमान में उसने सीखा था उसमें नवीन जानकारी डाला, वर्तमान को चेंज किया। नहीं 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 नहीं, ये बिल्ली नहीं चूहा है, ये बिल्ली नहीं चूहा है, थोड़ा सा अलग है, ये बिल्ली नहीं चूहा है। इसका पूंछ देखिए ऐसा है, उसका पूंछ था वैसे, वो ऐसे दिखता था, वो ये ऐसे दिखता है। तो इस चीज को देख के वो चेंज कर रहा, यानी पुरानी जो भी कंसेप्ट है उसमें नवीन जानकारी डाल रहा है, पुरानी योजनाओं में संशोधन करेगा, उसे समायोजन कहलाएगा। पुरानी योजनाओं में जो भी अभी तक वो सीखा है उसमें क्या करेगा, संशोधन करेगा, वो काम नहीं आएगा। याद रखिएगा, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसे बिल्ली कहेगा चूहा को, वो काम आएगा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, समायोजन कहेंगे। पढ़ लेते एक बार, अब लास्ट खत्म कर देंगे। समायोजन में पूर्व सीखी हुई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना होता है। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव होता है। वर्तमान स्कीमा में क्या होता है, बदलाव होता है, यानी जो भी अभी तक सीखे हुए हैं उसमें वर्तमान क्या किया आपने, स्कीमा में बदलाव किया, यानी उसमें उस अवधारणा में, स्कीमा में, अवधारणा में, कंसेप्ट में आपने क्या किया, बदलाव किया। क्लियर। पहले से कंसेप्ट आपको बच्चे के पास क्या था, बिल्ली था, फिर उसमें उन्होंने क्या किया, संशोधन करके कहा कि नहीं 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 ये तो चूहा है। यानी जो भी आपके पास वर्तमान नॉलेज था वो काम नहीं आया, उसको हटा के उन्होंने बताया चूहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। तो फिलहाल आपके तीनों मन में वैज्ञानिक को मैंने पढ़ा दिया और पूरे अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है कि इससे बाहर शायद नहीं जाना चाहिए प्रश्न। निश्चित रूप से ये फायदा करेगा आगामी एग्जाम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब चैनल पर। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।